वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स को समझ लेंगे। जब हम एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो उसमें एक डायग्राम दी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, और जो थ्योरी दी हुई है हमें वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। ना डायग्राम समझ में आती है ना ही थ्योरी, हम काफ़ी उसमें जंबल हो जाते हैं। तो पहले हम कुछ टर्म्स एंड कुछ चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद हम उन चीज़ों को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे तो वो चीज़ें हमें माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि फीमेल प्राइमेट्स, और वो होते कौन है? मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग। और एक ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एवरेज इंटरवल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 से 29 डेज है। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इन जनरल वे में 28 या 29 डेज। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन होती है इन प्यूबर्टी, उसको क्या कहते हैं? मिनार्की। जो वुमेन के अंदर चाइल्डहुड में जो पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो हम उसे एक टर्म दिया जाता है जिसे हमें कहते हैं मिनार्की, और वो जनरली 11 to 14 ईयर के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म एज मेनोपॉज। मीन्स जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर जो अप्रोक्सीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसके बाद मेंसेस आनी बंद हो जाती है, वो होता है जनरली 45 to 50 ईयर, बट एनसीईआरटी में मेंशन है 50 ईयर, तो हमें वही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फेजेस होते हैं, कौन सा फेज पहले आएगा, कौन सा उसके बाद, फिर उसके बाद जो मोस्टली 4 फेज है हम उसको अच्छे से पहले समझेंगे, तब हम आगे चीज़ें इजीली हमारे लिए एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ईजी हो जाएगी। तो हम पहले फेज समझ लेते हैं। एक होता है ब्लीडिंग फेज, फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो हम पहले फेज के बारे में बात करते हैं जो क्या है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज को हम कहते हैं मेंसेस फेज, जिसमें मेंसेस होते हैं यानी ब्लड आता है, और वो अप्रोक्सीमेटली होता है 3 to 5 डेज इन जनरली। कि मे भी इसका टाइम इन सम केसेस 6-7 डेज भी आ सकता है, लेकिन इन जनरल टर्म्स में जो ब्लीडिंग फेज आता है वो 3 to 5 डेज ही होता है। जब ब्लीडिंग फेज ओवर होती है उसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, और उसको हम और भी टर्म्स में बोलते हैं जैसे कि फॉलिकुलर फेज। क्यों कहते हैं? उस टाइम जो फॉलिकुलर होता है ओवरी के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। ईस्ट्रोजेनिक फेज भी इसी फेज को बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। प्रोलिफरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है वो रीजनरेट होती है। तो हम अच्छे से समझ गए कि पहला फेज है ब्लीडिंग फेज, दूसरा है प्री ओव्यूलेटरी फेज, फिर थर्ड फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज। और यहाँ पर होता क्या है, जिस डे को जो सेकेंडरी oocyte है उसका ओवुलेशन होता है ओवरी से, उस डे को हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, और जनरली मिड साइकिल में होता है। अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज पे होगा। और लास्ट फेज जो होता है वो होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और इसका जो और भी अलग नाम होते हैं वो है ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। इसलिए कहते हैं इसको प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज क्योंकि उस टाइम पीरियड्स में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ता है। सिक्रेटरी फेज, और ये हमें यहाँ पे ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, जो ओवुलेशन के बाद वाला फेज है, वो फिक्स है, वो ऑलवेज 14 डेज होगा। अगर चाहे किसी वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज हो, 29 डेज हो, 32 डेज हो, 35 डेज हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है वो 14 डेज ही है। ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है, हमें आगे वाले साइड में ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जनरली तो 28 डेज है, 30 डेज भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 29 डेज भी हो सकती है। तो हम उसमें ये चीज़ निकालेंगे कि किस डे पे ओवुलेशन हुआ है। हम तो जनरली कहते हैं कि मिड साइकिल में होता है ना, बट लेकिन जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी वुमन में कितने भी डेज का हो, 28 डेज, 30 डेज, 32 डेज, 35 डेज, इट डजेंट मैटर, जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है इट्स ऑलवेज 14 डेज। तो अब हमें क्या निकालना है? डे ऑफ ओवुलेशन। जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज, अगर हम उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेज है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की 30 डेज की है? ये डिपेंड इस पे करता है कि जो फर्स्ट मेंस स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन था, उसके बाद से लेकर जब अगला पीरियड्स का जो फर्स्ट डे होगा जब मेंसेस स्टार्ट होगी, तो उसको कितने दिन का गैप है, तो वो चीज़ हम डिसाइड करते हैं कि हम उस वुमन का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है। अगर 28 डेज का है, जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है वो ऑलवेज 14 डेज है। 28 डेज में से 14 डेज अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 14, यानी मीन्स डे ऑफ ओवुलेशन। जिस दिन सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन हुआ था ओवरी से, वो कौन सा डे था? 14th डे। अगर 30 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स है वुमेन का, तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज 14 डेज, ऑलवेज 14 डेज माइनस करेंगे 30 में तो 16, यानी 16th डे पे ओवुलेशन हुआ था। अगर 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है
14 माइनस करेंगे 21 डे पे ओवुलेशन हुआ था, 29 डे का है, देन माइनस 14, 15 डे पे ओवुलेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लिए कि फेज कौन से होते हैं और कैसे ओवुलेशन किस टाइम पीरियड पे होता है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज क्या होता है, और हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इंक्लूड होते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनका रोल होता है मेंसेस में, ओवरी के अंदर, यानी पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं हमें उनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सीक्रेट होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। और कहाँ पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। यानी जो FSH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। LH ल्यूटेजाइंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और इसका रोल क्या होता है? फॉर ओवुलेशन, जब मिड साइकिल में ओवुलेशन होता है सेकेंडरी oocyte का, यहाँ पे उसका मेजर रोल होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इतना याद रखना है कि GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है और कहाँ पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और इसके जो रोल है, और LH का भी सेम, जो ये निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और फॉर ओवुलेशन इसका मेन रोल है। नेक्स्ट हार्मोन पे हम चलते हैं ईस्ट्रोजन, सीक्रेटेड बाय ग्रैनुलोसा सेल थीका इंटरनल सेल ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल एंड स्मॉल अमाउंट सीक्रेटेड बाय कार्पस लूटियम। यानी मींस जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो उनकी जो थीका इंटरनल सेल्स होती हैं वहां से भी ईस्ट्रोजन निकलता है, और इसका मेन काम क्या होता है कि जो कार्पस लूटियम है, तो कार्पस लूटियम क्या है? जो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है उसमें सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, तो वो जो अमाउंट बचा होता है वहां से भी ईस्ट्रोजन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड बाय कार्पस लूटियम इंक्रीज सीक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड मेंटेन एंडोमेट्रियम। जो कार्पस लूटियम है वहां से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, और ये क्या काम करता है? जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होगा वो तो एंडोमेट्रियम में ही होगा, यूट्रस में। नेक्स्ट हम चलते हैं इनहिबिन, सीक्रेटेड बाय ग्रैनुलोसा सेल ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH। ये नेगेटिव फीडबैक देता है। तो हम हार्मोन भी समझ गए। अब हम मोस्टली चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो एनसीईआरटी का टॉपिक है हमारा, एनसीईआरटी की डायग्राम है 3.9 डायग्राम, वो और एनसीईआरटी का कंटेंट। अब हम मेन पार्ट को समझते हैं विद डायग्राम की मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। हमने जो फेजेस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया, उनके अलग नाम होते हैं उनको पढ़ लिया, कौन कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं वो पढ़ लिए। अब हम विद डायग्राम एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को यहाँ से अच्छे से, एनसीईआरटी वाले टॉपिक को। द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है कहाँ से? ब्लीडिंग से, मेंसेस, और वो मतलब कि इन जनरल कितने दिन का होता है? 3 to 5 डेज। आप डायग्राम में देखिए, मेंस्ट्रुएशन 1 3 5, लेकिन मोस्टली 3 to 5 डेज का मेंसेस होता है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा था, यानी ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी, उस टाइम पीरियड में यूट्रस में क्या इवेंट हो रहे थे, यूट्रस की वॉल में क्या चेंजेस आ रहे थे, ओवरियन हार्मोन लेवल, जो ओवरी से हार्मोन निकल रहे थे उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे, ओवरियन इवेंट यानी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे, और जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है उनका क्या लेवल था। यानी हम जब भी जो 4 फेजेस से, पहला फेज, उस पहले फेज में इन चारों जगह पे क्या चेंजेस आए, दूसरा फेज, फिर यहाँ पे क्या चेंजेस आए, कौन से हार्मोन ने क्या रोल प्ले किया, हम विद डायग्राम इजीली अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम कभी भी इजीली हर चीज याद रखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन में ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। जब मेंसेस होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग आती कहाँ से? जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसकी जो लाइनिंग है उसमें जो ब्लड वेसल है वो रप्चर होती है और वो लिक्विड फॉर्म करके कम आउट होती है कहाँ से? वजाइना से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मीन्स जो मेंसेस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte मिड साइकिल में रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइज होता तो जाके वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता, वो इम्प्लांट भी नहीं हुआ जब फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब इम्प्लांट नहीं हुआ तो फिर वो एंडोमेट्रियम की नीड्स ही नहीं है, तो वहाँ से वो शेड हो जाएगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, however it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health etc. अगर मेंसेस डिले हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं तो मे भी चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो गई हो, बट हमेशा जनरली इनकी जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो।
इसके अलग रीज़न भी हो सकते हैं कि अगर मेंसेस डिले हो रहे हैं तो उसका ये भी रीज़न होता था कि जो पुअर हेल्थ हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ये रीज़न भी हो सकते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। हमने फेजेस पढ़े थे। फर्स्ट फेज था मेंसेस का जिसमें ब्लीडिंग होती थी, उसके बाद था फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे आ गई ना बात। तो हम अब चलते हैं फॉलिकुलर फेज को अच्छे से समझेंगे। फॉलिकुलर फेज जो होता है इसका हम एक और नाम देते हैं प्रोलिफरेटरी फेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि जब ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है तो इस टाइम यूट्रस के अंदर क्या चीजें हो रही है, ओवरिन हार्मोन के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, जो फॉलिकल है उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन है उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। हमें चारों चीजें देखनी है इस फेज के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मींस ये जो फॉलिकुलर फेज है इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं जो ओवरिन इवेंट है उसमें क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग फॉलिकल है यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और सेम टाइम में एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। और उसी टाइम सेम टाइम में जिस टाइम फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था उसी टाइम में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी यूट्रस में उसका भी रीजनरेशन चल रहा था। नेक्स्ट, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary hormone and ovarian hormone। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो पिट्यूटरी हार्मोन है डायग्राम में हम देख सकते हैं वो FSH एंड LH है, और ओवरिन हार्मोन कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो मीन्स चेंजेस हो रहे हैं वो इन हार्मोन के रोल प्ले से हो रहे हैं, FSH एंड LH, और ओवरी के जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हम चलते हैं द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicles। Means जो पिट्यूटरी से LH and FSH का इंक्रीजमेंट ग्रेजुअली होता है वो क्या, उनका काम क्या होता है, वो जो फॉलिकल से मीन्स प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करना। और जो ये फॉलिकल्स के अंदर ठीक है इंटरनल सेल है, यहाँ से फिर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम कॉल्ड ओव्यूलेशन। मीन्स जो LH एंड FSH है वो साइकिल के मिड में हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं 13 to 14 यानी 13 डे से 15 डे के बीच में एक सर्ज हो रहा है। वो कौन से डे पे हो रहा है, अगर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो जो मिड है साइकिल का 14th डे वहाँ पे LH एंड FSH का सर्ज आ रहा है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो LH का सर्ज है वो मैक्सिमम है, तो हम इसको बोलते हैं LH सर्ज, और वो इंड्यूस करता है किसको, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है फॉर रप्चर, और वहाँ से उसको रप्चर करा के वहाँ सेकेंडरी ओसाइड का रिलीज होता है, और हम इस टर्म को कहते हैं ओवुलेशन। और इसी टाइम पीरियड्स पे एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ जाता है क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है। जब उसकी साइज भी बढ़ती जाएगी तो फिर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा ना। नेक्स्ट हम चलते हैं द ओवुलेशन। ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द लुटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कार्पस लुटियम। द कार्पस लुटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। जब ओवुलेशन हो गया 14th डे पे, उसके बाद की जो फेज आती है उसको हम बोलते हैं लुटियल फेज और सीक्रेटरी फेज। उस फेज में क्या होता है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, अब तो वो उसमें सेकेंडरी ओसाइड निकल गया, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, येलोइश कलर के कार्पस लुटियम में। और वो कार्पस लुटियम क्या काम करता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं जिस टाइम पे कार्पस लुटियम है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे चला गया है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है इसको मेंटेन करना, जो रीजनरेट हुई है एंडोमेट्रियम उसको मेंटेन रखना ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। नेक्स्ट हम चलते हैं सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम को किस लिए, ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके और प्रेगनेंसी वाली चीज़ें आगे कंटिन्यू हो सके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि अब तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, फिर उस को वहाँ पे मेंटेन रखा जाएगा एंडोमेट्रियम को ताकि वो रीजनरेट ना हो जाए, और फिर वो जो इम्प्लांटेशन हुआ है वहाँ से फिर एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लुटियम डीजनरेट दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और जो कार्पस लुटियम है वो डीजनरेट हो जाएगी। जब कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही नहीं बचेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता कहाँ से था,
वो कार्पस लुटियम से आता था। अब कार्पस लुटियम ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रखेगा? तो फिर एंडोमेट्रियम भी शेड हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से याद रखनी कि हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारी बॉडी में कहीं भी कट लगता है तो वहाँ पे ब्लड आता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। बट मेंसेस में ऐसा क्यों नहीं होता? ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है? तो एंडोमेट्रियम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मीन। वो इनहिबिट करता है ब्लड की क्लॉटिंग को, ताकि जो मेंस्ट्रुएशन का फ्लो हो रहा है वो इजीली हो सके, वहाँ पे कोई भी क्लॉटिंग ना हो। हम एक टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। मीन्स जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब वुमेन मेंसेस में है तो जो सैनिटरी नैपकिन्स और पैड्स है उनका जो मैक्सिमम यूज़ है 4 to 5 hours होना चाहिए। उसके बाद हमें उसे कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनी रहे। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।